नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। गजा से एक बड़ी खबर आई है। वहां पर इजराइल के एक हमले में हमास के सीनियर कमांडर राइद साद मारे गए हैं। कंफर्म किया है खलील अल हया ने और यह आरोप लगाया है कि लगातार गजा के अंदर सीज फायर तोड़ा जा रहा है। उनका यह कहना है कि 10 अक्टूबर से सीज फायर शुरू होता है और 10 अक्टूबर से अगर अभी तक देखें तो तकरीबन 800 हमले हुए हैं, जिसमें 386 यानी 386 लोगों को मार दिया गया है। इनमें बच्चे, औरतें, हर तरह के लोग शामिल हैं। लेकिन यह पहली घटना है जब हमास के किसी सीनियर लीडर को मारा गया है। दरअसल अगर गजा को देखा जाए तो सीज फायर के बाद हालात थोड़े बेहतर तो हुए हैं। उस तरह के हमले नहीं हो रहे, उस तरह से तबाही नहीं हो रही, लेकिन कोई शर्त जो उस समय तय की गई थी वो पूरी नहीं की गई। जैसे पहली बात यही देख लें, इमदाद के जितने ट्रक्स आने थे उतने ट्रक नहीं आ रहे। अभी भी इमदाद बहुत कम पहुंच रही है। अगर आप देखेंगे वहां इस समय बारिश हो रही है और जो कैंप हैं, कैंपों में पानी लगातार घुस रहा है, लेकिन जो कैंप आने की बात थी, जिस तरह की चीजें थी कि नई चीजें वहां बनेंगी, अस्थायी कैंप लगाए जाएंगे जहां ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, वो पूरा नहीं हुआ है। साथ में इजराइल लगातार हमला कर रहा है। फलस्तीनी एनक्लेव जो है उस पर लगातार हमला कर रहा है और साथ में वेस्ट बैंक में भी आप देखेंगे कि इस तरह के हमले कहीं से कम नहीं हुए हैं। जो लोग गिरफ्तार हैं, फलस्तीनी जो गिरफ्तार हैं, उनके साथ जिस तरह का बिहेवियर होता है, मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, उसकी खबरें लगातार आ रही हैं। लेकिन इन सबके बीच में सबसे बड़ी जो बात चल रही है, सबसे बड़ी जो चर्चा चल रही है, वो डोनाल्ड ट्रंप के वहां पर स्टेबलाइजेशन फोर्स स्टैब्लिश किए जाने की बात चल रही है। दरअसल ट्रंप लगातार ये बात कह रहे हैं कि वहां पर एक स्टेबलाइजेशन फोर्स होगी, यानी एक बाहरी आर्मी होगी जो वहां सुरक्षा तय करेगी। अब ये जो स्टेबलाइजेशन फोर्स बननी है, इसमें ज्यादातर इस्लामिक मुल्कों के लोग होंगे। इस्लामिक मुल्कों की आर्मीज वहां पर होंगी, सऊदी अरबिया की, इजिप्ट की और भी कई मुल्कों की आर्मी वहां पर होने की बात है, जॉर्डन वगैरह की। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मामला आ रहा है, सबसे बड़ा पेच फंस रहा है पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान आप जानते हैं इकलौता ऐसा इस्लामिक मुल्क है जो एटॉमिक पावर है, जिसके पास जो एटॉमिक तरीके से मजबूत है, जिसके पास एटम बम है। अब पाकिस्तान के ऊपर लगातार ट्रंप ये दबाव बना रहा है कि आप भी अपनी आर्मी को स्टेबलाइजेशन फोर्स में भेजें। राइटर ने जो खबर दी है, अगर वो सही है तो आसिम मुनीर बहुत जल्दी अमेरिका जाने वाला है, जहां उसकी ट्रंप से मुलाकात होगी और इस मुलाकात में सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा कि पाकिस्तान इस बात के लिए तैयार हो कि वो वहां पर स्टेबलाइजेशन फोर्स भेजेगा। इशाक डार जो वहां का विदेश मंत्री है, उसका बयान कुछ दिनों पहले आया था, जिसमें स्टेबलाइजेशन फोर्स को भेजने को लेकर कहा गया था कि हां, हम फोर्स भेज सकते हैं, लेकिन ये फोर्स डिसआर्मामेंट का काम नहीं करेगी, यानी हमास से हथियार छीनने का काम नहीं करेगी। दरअसल मामला सारा यही फंसा हुआ है कि ट्रंप ये चाहता है कि हमास का डिसआर्मामेंट किस तरह से हो, हमास से हथियार किस तरह से छीने जाएं, ये जिम्मेदारी स्टेबलाइजेशन फोर्स उठाए। इजराइल यही चाहता है कि किसी भी तरह से हमास को डिसआर्म किया जाए, हमास से हथियार छीन लिए जाए। लेकिन हमास से हथियार छीनने के लिए जरूरी यह है कि इजराइल की आर्मी जमीन की लड़ाई करे। आसमानी लड़ाइयां, ऊपर से बम गिराना, मिसाइल गिराना, ये सब तो ठीक है, लेकिन जमीनी लड़ाई से इजराइल हमेशा भागता रहा है। जमीनी लड़ाई में उसका बहुत नुकसान होता है। अभी हालत यह है कि इस जंग के रुकने के बाद भी बहुत सारे जो परमानेंट उसके सैनिक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और हिब्रू का जो चैनल 12 है, उसने यह बताया है कि इजरायली सेना के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, एयाल जमीर, उन्होंने आर्मी के ऑफिसर्स को एक लेटर लिखा है और उस लेटर में कहा है कि सेना के अंदर बहुत गंभीर हो गया है, बढ़ रहा है संकट, मैन पावर वहां पे कम हो रहा है। यानी जितने सैनिकों की जरूरत है उतने सैनिक नहीं है इजराइल की आर्मी में, क्योंकि बड़े पैमाने पर सैनिकों ने इस्तीफा दे दिया है, वो पीछे हट गए। कारण यही है कि जमीनी लड़ाई कोई नहीं लड़ना चाहता, कोई नहीं चाहता जमीनी लड़ाई में हमास का मुकाबला करना पड़े, क्योंकि वो उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। तो इजराइल जमीनी लड़ाई करके हमास से हथियार नहीं छीन सकता है, इसलिए यह जिम्मेदारी दी जा रही है, इजराइल का काम करने की जिम्मेदारी दी जा रही है स्टेबलाइजेशन फोर्स को। और स्टेबलाइजेशन फोर्स को यह जिम्मेदारी देने का मतलब यह है कि इस्लामिक मुल्कों की आर्मीज, वो इस्लामी मुल्क जो गजा के लोगों की बात कर रहे थे, जो इजराइल की मुखालफत कर रहे थे,
भले जबानी सही। अब उनको अगर यह जिम्मेदारी दी जा रही है कि इजराइल का काम तुम पूरा करो, हमास से हथियार तुम छीनो, इसका मतलब यह है कि वो सीधे हमास से भिड़ेंगे। जो काम इजराइल की आर्मी नहीं कर पाई वो काम करने की कोशिश करेंगे। यानी इधर से भी अरब होंगे, उधर से भी अरब होंगे, और साथ में पाकिस्तान जैसे मुल्क की आर्मीज हो सकती हैं जिनके बीच में लड़ाई होगी। हमास और इस्लामिक मुल्कों के बीच में लड़ाई करवाना चाहता है ट्रंप। ट्रंप क्या असल में चाहता है नेतन्याहू। ट्रंप तो उसी की बात पूरी कर रहा है। और आसिम मुनीर के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, सबसे बड़ा संकट यह है कि एक तो देश के अंदर इमरान खान को लेकर लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है। उनकी बहनों के ऊपर, उनके समर्थकों के ऊपर आतंकवाद विरोधी कानून लागू किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है, जिससे यह लग रहा है कि फिर से एक बार जनता सड़क पर आ सकती है, फिर से एक बार अवाम एहतजाज पे उतर सकती है और उसके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अब इसके साथ अगर यह हो गया कि आर्मी पाकिस्तान भेजता है और वो आर्मी हमास के खिलाफ जंग करेगी, तो पाकिस्तान के अंदर कैसा सैलाब उठेगा, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। और मामला सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं है, मामला सऊदी अरबिया, इजिप्ट और बाकी उन मुल्कों का भी है जहां की आवाम गजा के साथ पूरी तरह से खड़ी है। लोगों के बीच जो गुस्सा है, उसी गुस्से का एक रूप ऑस्ट्रेलिया में देखा गया। हालांकि मैं उस घटना का पूरी तरह से विरोध करता हूं, इस तरह की किसी भी घटना का जिसमें किसी भी मजहब के मासूम लोग मारे जाते हैं, उसकी मैं जबरदस्त मुखालफत करता हूं, मजम्मत करता हूं, उसका मैं कभी भी समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन एक बात को समझना पड़ेगा कि गजा में जो कुछ हुआ है उसके चलते जो गुस्सा और असंतोष भरा है, उसके चलते बांडी जैसी घटनाएं हो रही हैं और आगे भी हो सकती हैं। सारे मुल्कों को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। अब ऐसे में अगर आप सोचिए कि इस्लामिक मुल्कों की सेनाएं गजा के अंदर हमास से लड़ती हुई नजर आती हैं, फलस्तीनियों को मारती हुई नजर आती हैं, तो उन मुल्कों में कैसे हालात पैदा हो सकते हैं आप समझ सकते हैं। और पाकिस्तान का मामला तो बेहद सेंसिटिव है। इस बीच में जो कतर के प्रधानमंत्री हैं वो गए हुए हैं अमेरिका, और अमेरिका में जो उन्होंने बयान दिया है उसमें बहुत साफ कहा है कि गजा के अंदर इजराइल जो डेली युद्ध विराम उल्लंघन कर रहा है, सीज फायर को जो तोड़ रहा है, उससे पूरा समझौता खतरे में पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इजराइल में जो फलस्तीनी एनक्लेव है उस पर जिस तरह का नरसंहार चल रहा है वो युद्ध को खत्म करने की जगह दोबारा पैदा कर सकता है, दोबारा वहां जंग जैसे हालात बन सकते हैं। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी जो कतर के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने वाशिंगटन में विदेश मंत्री जो अमेरिका के हैं मार्क रूबियो, उनके साथ मुलाकात की और उसके बाद अपील किया कि आगे रीबिल्डिंग का जो पूरा प्रोसेस है, जंग को हमेशा के लिए खत्म करने की जो बात है, जो इजराइल के पीछे हटने की बात है, वो सारी चीजें अगर लागू नहीं होती हैं तो सबसे बड़ी बात कि कतर जैसे मुल्क जिन्होंने मीडिएटर की भूमिका निभाई थी उनके लिए बहुत मुश्किल पैदा होगी, क्योंकि वो मीडिएटर थे, उनकी वजह से समझौता हुआ था, तो उनकी पोजीशन बहुत खराब होती है। और दूसरी बात ये कि जो देरी हो रही है उस प्रोसेस को लागू करने में, और साथ में इस देरी के बीच में जो लगातार सीज फायर को तोड़ा जा रहा है, इससे वहां पर एक खलबलाहट, एक खदबदाहट लगातार हो रही है जिसका कोई भी अंजाम हो सकता है। दरअसल अगर आप ये सोचते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो जंग का अंदेशा है वो हमेशा के लिए खत्म हो गया है, तो आप गलतफहमी में हैं। एक तो ये बात मैंने आपको बताई कि इजराइल लगातार सीज फायर तोड़ रहा है यहां पर भी और लेबनान में भी, और दूसरी बात कि जिस तरह की इमदाद पहुंचने की बात थी वो इमदाद नहीं पहुंच रही है, और तीसरी बात कि नेक्स्ट जो इसका चरण शुरू होना था, नेक्स्ट स्टेज शुरू होना था जिसमें रीबिल्डिंग का प्रोसेस था, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इसलिए एक तो गजा के अंदर ही अभी सीज फायर का जो पूरा मामला है वो पटरी से उतरता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा अगर देखें जो सबसे बड़ा खतरा है जंग का, वो लेबनान में है और लेबनान के साथ साथ ईरान में है। लेबनान की गवर्नमेंट लगातार ये बात कह रही है कि हिजबुल्लाह के हथियार छीने जा रहे हैं, हिजबुल्लाह को डिसआर्म किया जा रहा है, और बताया यह जा रहा है, क्रेडल ये कह रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में वहां की गवर्नमेंट ये घोषणा कर सकती है कि हमने हिजबुल्लाह के डिसआर्मामेंट का काम पूरा कर लिया है। लेकिन क्या वाकई हिजबुल्लाह ने हथियार छोड़ दिए हैं?
क्या वाकई हिजबुल्लाह हथियार छोड़ने पर तैयार हो गया है? अगर हिजबुल्लाह के बयानात को देखें तो एक बात बहुत साफ समझ में आती है कि हिजबुल्लाह कमजोर भले हुआ है, लेकिन हथियार छोड़ने को लेकर वो बिल्कुल भी सहमत नहीं हुआ है। यह हो सकता है कि इस समय जोर चल रहा है, इस समय चारों तरफ से प्रेशर है, तो हिजबुल्लाह थोड़ा लो की बना के रखे, लेकिन लेबनान की जो कंडीशन है उसमें यह बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि हिजबुल्लाह के सारे हथियार वहां की गवर्नमेंट छीन सके। अमेरिका को खुश करने के लिए भले यह बयान दे दिया जाए, लेकिन हिजबुल्लाह एक ताकत बना रहेगा और वक्त आने पर हिजबुल्लाह फिर से खड़ा हो सकता है, फिर से हमला कर सकता है और फिर से इजराइल के साथ एक जंग में जा सकता है। यह खतरा बना हुआ है। सीरिया के बारे में खबर यह आ रही है कि गोलन हाइट्स को लेकर ट्रंप ने घोषणा कर दी है कि अब वो इजराइल का हिस्सा माना जाएगा। दुनिया का कोई कानून, जो वैश्विक कानून है, वो इसकी इजाजत नहीं देता। सीरिया के अंदर जोलानी ने लगभग आत्मसमर्पण किया हुआ है, इजराइल से लड़ने से वो लगातार बच रहा है, लेकिन सीरिया के अंदर एक तरह का गुस्सा भी लगातार पनप रहा है। इसलिए जोलानी कितने दिन कुर्सी पर रहेगा और जोलानी जब कुर्सी से हटेगा तो सीरिया के क्या हालात होंगे, इनके बारे में कहना अभी बहुत मुश्किल है। अब आते हैं ईरान की तरफ। अगर ईरान की बात करें तो ईरान ने अभी रशिया के साथ समझौता किया है। ऊपर से कहा जा रहा है कि यह समझौता जो है वो एटॉमिक जो कोऑपरेशन है, परमाणु सहयोग है, उसी का विस्तार है, एक्सटेंशन है, एक्सपेंशन है और बिजली सप्लाई करने के लिए 4 नए परमाणु संयंत्र लगाने की बात है। एटॉमिक रिएक्टर्स 4 नए लगेंगे जहां से बिजली सप्लाई होगी। लेकिन जिस तरह से रशिया के साथ ईरान ने यह समझौता किया है, उससे कहीं ना कहीं यह लगता है कि वो अपना एटॉमिक प्रोग्राम फिर से शुरू करने के बारे में सोच रहा है और यह बात भी तब कही जाएगी जब उसने अपना प्रोग्राम रोका हो। ईरान ने इसके अलावा भी कई सारे बयान दिए हैं लगातार और कई सारे समझौते किए हैं चाइना और रशिया के साथ, जिससे साफ लगता है कि वो जंग के लिए तैयार है। वो ये जानता है कि इजराइल कभी भी जंग शुरू कर सकता है, इसलिए ईरान अपनी रेडीनेस लगातार बढ़ा रहा है। मिसाइलें भी जो उसके खर्च हुई थी पिछली जंग में, जो 12 रोजा जंग हुई थी, उन मिसाइलों को भी फिर से बनाने का काम काफी पहले शुरू हो चुका है। तो सीधी सी बात है कि गजा फिलहाल खबरों में थोड़ा कम भले हो गया हो, गजा पर बात होनी थोड़ी सी कम भले हो गई हो। मैंने खुद काफी दिनों बाद गजा के ऊपर यह वीडियो किया है, लेकिन गजा में सब कुछ नॉर्मल हो गया है यह मान लेना बिल्कुल गलत होगा। बारिशें हो रही हैं, सर्दियां आ गई हैं, सर्दियों की बारिशें हो रही हैं, कैंप्स में हालात बुरे हैं और कैंप्स में जैसे जैसे हालात बुरे हो रहे हैं, लोगों का गुस्सा भी सामने आ रहा है कि जो वादा किया गया था वो वादा पूरा नहीं किया जा रहा है। साथ में इजराइल के हमले लगातार जारी हैं और हमलों में लगातार लोग मारे जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि अक्टूबर, नवंबर और अभी दिसंबर आधा बीता है, तीनों को मिला लें तो 350 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें हमास के एक सीनियर कमांडर को भी अभी हाल में ही मारा गया है। बहुत साफ सी बात है कि इजराइल लगातार सीज फायर के समझौतों का उल्लंघन कर रहा है। 2 महीने बाद नेक्स्ट स्टेज के शुरुआत की बात थी, 2.5 महीने हो गए, अभी नेक्स्ट स्टेज के शुरुआत का कोई मामला नहीं बना है। ट्रंप स्टेबलाइजेशन फोर्स की कितनी भी बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से स्टेबलाइजेशन फोर्स को वो ये जिम्मा देना चाहते हैं कि वो हमास से हथियार छीने, इस्लामिक मुल्कों के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। उनके लिए स्टेबलाइजेशन फोर्स में आर्मी भेजना लगातार मुश्किल होता जाएगा। लगातार उनके लिए जो इंटरनल मामलात हैं वो बिगड़ते जाएंगे, इंटरनल फ्रंट पे स्थिति बिगड़ती जाएगी अगर उनकी आर्मीज हमास से लड़ती हुई नजर आएंगी अवाम को। इसीलिए स्टेबलाइजेशन फोर्स भी फटाफट बन जाएगी और वहां लागू हो जाएगी, ऐसा कहा जाना बहुत मुश्किल काम है। स्टेबलाइजेशन फोर्स को बनाने में भी मुझे लगता है कि अभी काफी वक्त और मशक्कत की जरूरत है। ऐसे में अगर नेक्स्ट स्टेज का जो सीज फायर है वो नहीं शुरू होता और इजराइल इस तरह से हमला करता रहता है, तो एक जरा सी चिंगारी से फिर से आग फूट सकती है और वो सब कुछ गजा में हो सकता है जो हम लोग नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि एक नई जंग शुरू हो, लेकिन हमारे आपके चाहने से क्या होता है, इजराइल आप जानते हैं एक जंग परस्त मुल्क है। यह बात अलग है कि उसके सैनिक इतना थके और परेशान हैं कि लगातार अपनी आर्मी से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू की जिद के सामने कुछ नहीं कहा जा सकता कि जंग फिर से कब शुरू हो जाएगी। और अगर इस बार जंग शुरू होती है तो इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा